हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग खान जीएस रिसर्च सेंटर की बुक को कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र। ओके, और उसके बाद इन 3 टॉपिक से जितने एमसीक्यू बने हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हम लोगों का क्या, उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले हम लोग समझते हैं उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, तो देखिए शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ जो होते हैं को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो आप समझ रहे होंगे मल मूत्र का त्याग करना है उत्सर्जन है, तो ऐसा नहीं। देखो शरीर के जो अंग जैसे कान हो गया, नाक हो गई, आपकी आँख हो गया, ठीक है, पसीना आपकी पूरी बॉडी से निकलता है, तो ये जो अंग जो उत्सर्जन जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं सभी क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। और यह क्रिया जो होती है यह क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, उत्सर्जन कहलाती है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग देखिए फेफड़ा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, आंत हो गई, यकृत हो गया, त्वचा हो गई, वृक्क हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये उत्सर्जी अंग होते हैं। ये आपके 5 जो हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, फेफड़ा जैसे देखो फेफड़ा क्या करता है, CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ठीक, तथा अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उत्सर्जन की प्रमुख भूमिका को निभाता है। ठीक है, अब देखो स्किन क्या करती है, स्किन देखो त्वचा पसीना तथा सीबम का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। ठीक है, पसीना तथा सीबम का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। वृक्क जो किडनी होती है सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। सबसे प्रमुख अगर बॉडी का उत्सर्जी अंग माना जाता है तो वो वृक्क यानी कि किडनी को माना जाता है। यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका आकार जो होता है सेम के बीज का के समान होता है। इसका जो सेब होता है वो सेम का जैसे बीज होता है उसके समान होता है। प्रत्येक वृक्क का भार 140 ग्राम होता है। ठीक है, प्रत्येक जो किडनी होती है, बॉडी में 2 किडनी होती हैं तो एक किडनी का भार 140 ग्राम होता है। ठीक है, वृक्क जो होता है पेरिटोनियम, ठीक, वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है वो पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। दाहिना किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे दब जाती है। यकृत का जो भार होता है दाहिनी किडनी पे होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो नीचे दब जाती है। ठीक है, वृक्क का बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग क्या होता है, अवतल होता है। बाहरी भाग देखोगे तो आपको उत्तल लगेगा, पर भीतरी भाग से आप देखेंगे तो क्या अवतल लगता है। ठीक है, अब जो किडनी होती है, जो उत्सर्जन अंग होता है, तो इसमें देखो होता क्या है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है आपका, ये जो यहाँ पे पाई जाती है तो इसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथ कहा जाता है। ये जो है रीनल धमनी ये दी हुई है, ये रीनल सिरा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और ये क्या है, आपकी किडनी है। ठीक है, ये पश्च महाधमनी है। ठीक है, और ये आपका क्या है, इसको आप कहेंगे पेल्विस। ठीक, ये पेल्विस है। ये आपका मेडुला दिया हुआ है। ये कॉर्टेक्स है, बाहरी लेयर। ठीक है, पृष्ठीय महाधमनी है। ये जो वाहिनियाँ दिख रही हैं इसको मूत्र वाहिनी कहेंगे। ये आपका मूत्राशय है। ये मूत्रांध है। ठीक है, यूरेथ्रा है, जहाँ से ओपनिंग होती है, जहाँ से क्या होता है, मूत्र का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं टॉपिक क्या है, वृक्क के बाहरी पतला भाग को। ठीक है, वृक्क का जो किडनी का बाहरी पतला भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि आंतरिक मोटा भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। जो देखो बाहरी जो पतला भाग होगा उसको कॉर्टेक्स कहा जाएगा, जो आंतरिक मोटा भाग होगा उसको मेडुला कहा जाता है। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। वृक्क के जो आंतरिक प्रवेश द्वार होता है उसको हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने होते हैं, देखिए तो कितनी नसें होती हैं, तो आपकी 30,000 नसें होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन कहा जाता है। जो नसें होती हैं उनको जो आपकी जो वृक्क में जो नसें होती हैं उनको नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वृक्क की कार्यतम इकाई नेफ्रॉन होती है। अगर वृक्क की इकाई पूछी जाए कार्यतम इकाई क्या होती है तो आप बताएंगे नेफ्रॉन होती है। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इन्हीं नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। जो उत्सर्जन का वर्क होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का कार्य ये नेफ्रॉन करते हैं। इन्हें नेफ्रॉन को उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। इसी वजह से नेफ्रॉन जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन देखो प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, कटोरी या प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट, ठीक है, क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक, बोमेन संपुट ही रक्त को छानता है, निष्पादन या देखो निष्पादन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों का
क्या करता है, पुनः अवशोषण करता है। जो बोमन संपुट होता है तो क्या करता है, देखो छानने का कार्य करता है, छानना यानी कि निष्पादन करना। और बोमन संपुट जो पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण करता है, शरीर से क्या करता है, पदार्थों का अवशोषण करता है। वृक्क में रक्त, देखो जो जितना भी प्रोडक्ट आता है उससे अवशोषण करने का कार्य किसका होता है, बोमन संपुट का होता है। वृक्क में रक्त को छाना जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। ठीक है, अपोहन कहते हैं। जैसे कहीं कहीं पे देखो आपका बोर्ड लगा होता है, हमारे वहाँ क्या है, देखो डायलिसिस होता है। ठीक है, क्या डायलिसिस की सुविधा है, तो इसमें क्या किया जाता है कि रक्त को छाना जाता है। ठीक है, अपोहन की क्रिया परासरण विधि द्वारा होती है। जो डायलिसिस होता है वो कैसे होता है, परासरण विधि द्वारा होता है। डायलिसिस नलिका जो कि कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या होती है, बनी होती है। इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो उसमें क्या होता है, अतिरिक्त यूरिया यानी कि जो सोडियम है, पोटेशियम आदि उत्सर्जनीय पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका किडनी का, ये आपका किसका, नेफ्रॉन का दिया हुआ है स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको देखने में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम दोबारा फिर से क्लिक करके पिक भेज देंगे उसमें। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है, मूत्र या यूरिन। ठीक, जो मूत्र या यूरिन निर्माण वृक्क करता है, इसमें 95% जल होता है। ठीक है, यूरिन में 95% देखो जल होगा और 2% लवण होंगे, 2.6% यूरिया तथा 0.3% यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये जो मूत्र है उसका जो है, इसमें क्या क्या पाया जाता है उसकी मात्रा लिखी हुई है। ठीक है, तो एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें पूरी बुक के जो डायग्राम है, तो एक एक करके अलग अलग इमेज जो पिक क्लिक कर देंगे, तो इससे क्या होगा, एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूत्र का पीएच लगभग अगर पूछा जाए कि मूत्र का पीएच कितना होता है, 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच रहता है। ठीक है, 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच रहता है। मूत्र को देखो, मूत्र की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। जो जैसे जब मूत्र त्याग करते हैं तो देखो पीला पीला जो कलर आता है वो यूरोक्रोम के कारण आता है। जबकि मल का पीला रंग बिलुरूबिन के कारण होता है। ठीक, देखो मल में बिलुरूबिन के कारण उसका पीला रंग होता है, और जो मूत्र होता है उसमें यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, पीला रंग होता है। ठीक है, वृक्क अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। ठीक है, वृक्क क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किसके, मूत्र के माध्यम से कर देता है। वृक्क जहरीले पदार्थों के प्रभाव को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। वृक्क में पाए जाने वाले पत्थरी जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। ठीक है, जिसके देखो जिसके पत्थरी होती है तो किसकी किसकी होती है पत्थरी, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। ठीक है, पत्थरी जो होती है, देखो वृक्क में पत्थरी का बनना रीनल कैल्कलाई जो होता है कहलाता है। ठीक है, वृक्क में जो पत्थरी बनती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीनल कैल्कलाई कहलाती है। हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे क्या तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र देखते हैं क्या होता है। आइए, तंत्रिका तंत्र देखो शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे कि आप बैठे हो आराम से, ठीक है, आपके हाथ पे चींटी चढ़ी, आप कुछ सोच रहे हो तो आपको तुरंत पता चल गया कि हाँ आपके हाथ पे कुछ आया है। सो भी रहे हो तब भी क्या होता है, आपका तंत्रिका तंत्र देखो, कुछ जरा सा मच्छर काटा आप तुरंत आपका हाथ चलेगा। ठीक है, कहीं कुछ चढ़ा तो आपका तुरंत हाथ चलेगा। तो क्या तंत्रिका तंत्र जो होता है शरीर का वह अंग है जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग जो होता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तथा मेरुरज जो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क की स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, मस्तिष्क तक सभी सूचनाओं को पहुंचाती है। मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन का जो वजन होता है 1350 से लेकर के 1400 mm होता है। ठीक है, 1350 से लेकर के 1400 mm होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, यह सूचना के आदान प्रदान तापमान तथा भूख प्यास का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, मस्तिष्क देखो, मस्तिष्क जो खोपड़ी होती है वो क्रेनियम नामक हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है। क्रेनियम नाम की हड्डी होती है तो उससे क्या होता है, मस्तिष्क सुरक्षा रहता है। इन हड्डियों के मस्तिष्क जो मेनिजिस होती है 3 परत की झिल्ली होती, कितनी 3 परत की झिल्ली होती। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क जो मेनिजिस नामक झिल्ली क्या होता है, ढका रहता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है।
तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है। जन्म के बाद इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अगर सेंट्रोसोम पाया जाए तो इसमें विभाजन हो, पर इसमें जब सेंट्रोसोम ही नहीं पाया जाता है तो जन्म के बाद इस कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है, ठीक। तंत्रिका तंत्र जो नस को साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो नस होती है उसको साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। ये इंटर में हम लोगों को टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन जो आवेश होते हैं संचरण के लिए क्या होते हैं, अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। अगर पूछा जाए कि आवेश संचरण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो सोडियम की आवश्यकता होती। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की अगर इकाई पूछा जाए तो क्या होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है। तो देखो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो इससे देखो 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए, 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए सर ने इतनी अच्छी कलेक्शन की बुक बनाई है, तो सबके लिए क्या है, अपना बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो अगला देखो ओमेनेटेलिक, ठीक। ओमेनेटेलिक क्या होते हैं, वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं, ठीक है। अमोनियोटेलिक का मतलब होता है जो अमोनिया का उत्सर्जन जीव करते हैं उन्हें अमोनियोटेलिक कहते हैं। जैसे कीट हो गई, मछली हो गई, हाइड्रा हो गया, ठीक है, पानी में निकालते हैं। यूरियोटेलिक क्या होते हैं, यूरियोटेलिक मतलब यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। वैसे जो उत्सर्जन से क्या करते हैं, यूरिया निकालते हैं, जैसे स्तनधारी मानव हो गया, पशु हो गया, ठीक है। और यूरिकोटेलिक क्या हो गया, यूरिकोटेलिक वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन में यूरिक अम्ल निकालते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, यूरिक अम्ल, यहाँ पे यूरिया नहीं, वो यूरिक अम्ल निकालते हैं, उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। जैसे छिपकली हो गया, पक्षी हो गया, गिरगिट, सांप हो गया, ठीक है। ग्वाइनोटेलिक क्या हो गया, वैसे जीव जो उत्सर्जन में ग्वाइनिन निकालते हैं। ग्वाइनोटेलिक यानी कि ग्वाइनिन का निकालेंगे, ठीक है, वो ग्वाइनोटेलिक का। जैसे मकड़ी आपकी हो गई। रिमार्क का क्या दिया हुआ है, कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि, ठीक, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, ठीक। पेड़ पौधों में गेंद, ठीक है, लासा तथा दूध उनका उत्सर्जी पदार्थ रहता है, ठीक। जो चिपचिपा गोंद, जैसे गोंद होता है, गेंद यहाँ लिखा है गोंद होगा, ठीक है, वो हो जाता है, टाइपिंग में ऐसे मिस्टेक हो जाती है, तो गोंद होगा। लासा जैसे कि थोड़ा चिपचिपा एकदम होता है पदार्थ, ठीक। दूध निकलता है, तो ये क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका देखो स्पाइनल कॉर्ड, ये मेडुला जी बनाई हुई स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन है आपका, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका काउडला इकुनिया है, ठीक है। ये वर्टिब्रा है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब मस्तिष्क के भाग देखो इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। तो अब मस्तिष्क देखो, क्या अग्र मस्तिष्क पाया जाता है, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भाग होता है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। मध्य मस्तिष्क का भाग होता है कार्पोरा, सेरेब्रम, पेंडिकल, ठीक है। और फिर जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका भाग होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो ये मस्तिष्क के जो ब्रेन है उसके भाग दिए हुए हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, तीनों के अलग अलग के पार्ट दिए हुए होते हैं, तो इसको यहाँ से समझ लीजिएगा। अब हम लोग सेरिब्रम समझते हैं, सेरिब्रम क्या होता है, ठीक है। तो सेरिब्रम देखते हैं, इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम को क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तथा विकसित भाग होता है। अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग पूछा जाए तो क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है। इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। या कुल मस्तिष्क का 2 सहित 3 भाग यानी कि 66% भाग होता है। इसका मुख्य कार्य स्मृति, ठीक, याद हम लोग सेरिब्रम से करते हैं। ज्ञान, बुद्धिमान, ठीक, चिंतन और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना, ये हमारा कार्य जो होता है सेरिब्रम का होता है। स्मरण शक्ति को कॉर्टेक्स में मापते हैं। जो स्मरण शक्ति होती है किस व्यक्ति की कितनी है, तो उसको कॉर्टेक्स में मापा जाता है। थैलेमस क्या होता है, तो थैलेमस देखते हैं, यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है, ठीक है। आपको ठंडी लग रही है तो थैलेमस आपको दिमाग में जो थैलेमस पार्ट है वो आपको क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपको ठंडी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, थैलेमस बताता है, ठीक है। आपको दर्द हो रहा है शरीर में, कहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, तो ये थैलेमस बताता है। मस्तिष्क का भाग थैलेमस बताता है। अर्थात यह बाहरी वातावरण का क्या कराता है, ज्ञान कराता है कि बाहरी वातावरण में क्या क्या हो रहा है, तो इसका अनुभव थैलेमस कराता है। इसमें पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। थैलेमस में अगर पूछा जाए कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। अब हाइपोथैलेमस देखते क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस देखो यह पीयूष ग्रंथि के समीप स्थित होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो उसके मध्य हाइपोथैलेमस स्थित होता है, ठीक है। तो यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। यह
अतः स्रावी ग्रंथि से होने वाला स्राव यानी कि बहाव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, जो अंतः देखो स्रावी ग्रंथि होती है उनसे जो स्राव होता है, जो बहाव होता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए ताप नियंत्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। यह मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। जो मोटर ग्लैंड होती है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल में करता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। देखो, यह शरीर के अंदर रक्तचाप, ठीक, शरीर के अंदर जो होता है रक्तचाप कैसा, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ठीक है, गुस्सा, नींद, ठीक, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कि आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, ठीक है, आप प्रेम, घृणा, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, आपको नींद आ रहा है, तो इसको क्या करती है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। या आंतरिक तापमान को नियंत्रण करता है। आपके शरीर के अंदर में जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। जब शरीर के अंदर को तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश दे देता है। अब आपको बहुत तेज से गर्मी लगी तो आपके शरीर से एकदम से क्या होता है, बहुत तेज से पसीना निकलने लगता है, तो इसी का कार्य होता है। ठीक है, इसका कार्य होता है कि अब शरीर, हाइपोथैलेमस क्या कह रहा है, बहुत तेज से गर्मी लग रही है, पसीना जल्दी से उत्सर्जित करने लगो, यानी कि पसीना निकालने लगो, जिससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, जितने भी इमोशंस आते हैं, जैसे किसी को देख करके हमें दुख हो रहा है, किसी को देख करके हमें दया आ रही है, तो जितने इमोशंस जो होते हैं ये सारे किससे आते हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं। और जिसको गुस्सा मतलब बहुत ज़्यादा आती है, किसी पे दया नहीं आती, समझ लो उसका हाइपोथैलेमस क्या होता है, वो कार्य सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, कारपोरा क्या है, यह देखने तथा सुनने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कारपोरा जो होता है वो देखने और सुनने की, हम लोग सुन क्या रहे हैं, देख क्या कर रहे हैं, तो इसको नियंत्रित करने का क्या कार्य किसका होता है, कारपोरा का होता है। सेरिबुलम पेंडिकल क्या होता है, यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, सेरिबुलम जो पेंडिकल होता है, यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य करता है। सेरिबेलम क्या होता है, यह ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग होता है। ठीक है, पहला आपका हो गया प्रमस्तिष्क हो गया। ठीक है, प्रमस्तिष्क हो गया। जो सेरिबेलम जो होता है यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों का पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऐच्छिक मांसपेशियाँ क्या होती हैं, ठीक, जो हम अपनी इच्छा से जिन मांसपेशियों को जैसे कार्य, जैसे कि हमें देखो खाना कब है, भूख कब लगी, प्यास कब लगी, ऐच्छिक हो गई। और जैसे छींक आ गई, खांसी आ गई, तो ये हमारी अनैच्छिक हो गई, आँख में कुछ पड़ गया तो अपने आप पलक का झपक जाना, ये क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐच्छिक मांसपेशियों पर क्या होता है, नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लिगाटा क्या होता है, तो यह एक प्रकार का बेलनाकार संरचना होती है। ठीक है, सबसे पहले यह इसकी संरचना बेलनाकार होती है। यह मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। यह उपापचय यानी कि हृदय की धड़कन जो होती है, आहार नाल, पाचन तथा क्रामाकुचन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मेरुरज्ज क्या हो गया, मेरुरज्ज को समझते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, देखो रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। इसे द्वितीय ब्रेन भी कहा जाता है। मेरुरज्जु को क्या कहते हैं, द्वितीय ब्रेन भी बॉडी का कहा जाता है। जब मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों जो सिग्नल होते हैं, जैसे कि आपके बॉडी पे कुछ चढ़ रहा है या फिर आपको शरीर बॉडी में किस पार्ट में खुजली हो रही है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, सिग्नल को क्या करता है, नियंत्रित करता है, अर्थात सिग्नल का संवहन करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया कहाँ पे, हमें कौन सी प्रतिवर्ती रिफ्लेक्शन देना, जैसे कि आपके हाथ पे चींटी चढ़ रही तो आप तुरंत क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, ये हो गई प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। रिमार्क देखो क्या दिया हुआ है, वैसी क्रिया को अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे छींक आना, पलक झपकना, ठीक है, जमाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ते तुरंत ही हटा लोगे आप, अचानक हट जाता है, तो ये सब क्या होती हैं, आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसको क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रिया, तुरंत ही प्रतिवर्त करना, ठीक, तुरंत उसके अगेन क्या करना, कार्य करना। जैसे हाथ गर्म तवे पे पड़ा या फिर गर्म जगह पे आप तुरंत हटा लेते हैं, तो आपका ये प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती होती हैं। ठीक है, जबकि मस्तिष्क से 12 जोड़ी निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी और मस्तिष्क से कितनी निकलती हैं, 12 जोड़ी निकलती हैं। तंत्रिका 3 प्रकार की होती है। पहली होती केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरी होती परिधीय तंत्रिका परिधीय स्वतंत्र तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होती है। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होती है, यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पूरे शरीर को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको देखो सेंटर यानी कि केंद्र में कार्य करता है, तो पूरे शरीर को क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी जो स्पाइनल कॉर्ड होती हैं तथा 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है, देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इसका मुख्य रूप से क्या होता है, दो कार्य होते हैं। पहला होता है अनुकंपनीय क्रिया, दूसरा होता है पराकंपनीय क्रिया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अनुकंपनीय क्रिया देख लेते हैं। सिंपैथिक फंक्शन क्या होते हैं, इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटनाएं होती है, जैसे हृदय गति का तेज होना। जैसे कि आप दौड़ रहे हो या फिर सपने में कुछ देख रहे हो तो आपकी क्या होती है, हृदय की धड़कन जो होती है बहुत तेज हो जाती है। लार ग्रंथि से लार का कम बनना, आंखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना अधिक आना, पैर थरथराने लगना, तो ये जो हो गई आपकी क्या होगी, अनुकंपीय क्रियाएं हो गई, ठीक। परानुकंपी क्रियाएं देख लेते हैं कौन सी होती हैं। तो परानुकंपी क्रिया यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी जो होती है स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। तंत्रिका में आवेग संचरण, देखो तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। वैसे नसें जो आवेग सिग्नल ले जाया जाता है जाने का कार्य करती हैं, उन्हें तंत्रिका या नर्व्स कहते हैं, ठीक। जो नर्व्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका जिसको मोटर नर्वस सेल कहते हैं। दूसरी होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका जिसको सेंसरी नर्वस सेल कहते हैं। और तीसरी आपकी होती है संयोजक या मध्यस्थ तंत्रिका जिसको मिक्स्ड नर्व सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चालक या अपवाही, जो आपकी अपवाही तंत्रिका तंत्र उसको समझते हैं। तो यह आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती हैं। और संवेदी जो तंत्रिका तंत्र होती हैं इनका वर्क क्या होता है, तो देखो यह शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाती हैं। और संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका जो कोशिका होती है जो सिग्नल को ब्रेन से बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करते हैं। पहले सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक ले जाएंगे, फिर जो बॉडी सिग्नल देगी उसको क्या करेंगे, दोबारा फिर ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती है, अर्थात ये दोनों कार्य करती है। रिमार्क देखो क्या दिया हुआ, रिमार्क मस्तिष्क का एक भाग जो पोन्स होता है जो श्वसन इत्यादि को नियंत्रित करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ज्ञानेंद्रियों को, ठीक, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य करता है। यही कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र यानी कि रिले सेंटर कहा जाता है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों का जो तंत्रिका तंत्र है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझेंगे जनन तंत्र क्या होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। अब हम समझते हैं जनन तंत्र क्या होता है। देखो जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम, देखो अपने समान संतति की क्रिया को जनन कहते हैं, ठीक है। अपने समान दूसरे जीव को जो देखो अपने समान ही, ठीक है, जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन की क्रिया होती है 2 प्रकार की होती है। पहले होती है अलैंगिक, दूसरी होती है लैंगिक, ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें नर और मादा नहीं चाहिए होता है। या जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। या जनन कई प्रकार के होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि पहला होता है विखंडन विधि द्वारा, ठीक, जिसको कहते हैं फ्यूजन देखो बाइनरी फ्यूजन जैसे आपने अमीबा में देखा होगा, ठीक है। इसमें केंद्रक बट जाता है, जैसे केंद्रक होगा वो एक केंद्रक जो होगा वो अपने आप क्या होगा 2 भागों में बट जाएगा, ठीक है। इससे क्या अपने जैसे ही जीव का क्या होता है निर्माण कर लेता है। तो देखो इसमें केंद्रक बट जाता है और नए शरीर का क्या करता है निर्माण करता चला जाता है। मतलब एक केंद्रक 2 में बटेगा, फिर वो 2 केंद्रक फिर 2 में बटेंगे डॉटर सेल, तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इससे क्या होगा अपने जैसे ही जीव का निर्माण होता चला जाएगा। इस प्रकार के जनन किसमें देखा जाता है, आपका अमीबा में। तो अमीबा में आपका बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका अमीबा है। इसमें जो आपका जो न्यूक्लियस दिया हुआ है, न्यूक्लियस क्या होगा 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो 2 अमीबा बन जाएंगे। फिर 2 इससे डॉटर सेल बनी, 2 डॉटर सेल फिर जा करके 2 में बढ़ जाएंगी। तो ऐसे करके क्या है प्रोसेस चलती रहती है। अगला है मुकुलन यानी कि बडिंग। देखो इसमें देखो नर और मादा की जरूरत नहीं होती। इसमें भी देखो क्या होता है, इस प्रकार के जनन में
शरीर में एक उभार पैदा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आलू में बड निकलती हैं, तो बड क्या हो गई, ये बड उभार हो गया। इन्हीं बड को कट करके अगर आप जैसे कि ज़मीन में बो दोगे तो क्या होता है, दूसरे आलू अपने समान ही दूसरी संतति उत्पन्न कर लेते हैं, या बड कुछ समय के पश्चात टूटकर नए जीव का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। जैसे आपने पेड़ों में भी देखा होगा, जैसे कि ये देखो हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में देखो बडिंग के द्वारा क्या होता है, जनन होता है, ठीक। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव जो आपका हो गया, ठीक है, आपका वेजिटेशन हो गया। तो वेजिटेशन देखिए कैसे होता है, वैसा जनन जिसे जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती हैं उन्हें कायिक जनन कहा जाता है। जैसे ब्रायोकिलम जो होता है पत्थर चट्टा, गन्ना, आलू और गुलाब शकरकंद। देखो आलू जैसे हो गया, तो आलू में क्या होती हैं, जो कायिक जनन होता है, तो इसमें क्या होता है, कट करके भाग को कट करके वो दिया जाता है। गुलाब में भी क्या देखो छोटी छोटी बड़े निकलती हैं, इनको कट करके क्या होता है, इनको बो दिया जाता है, डालों को अलग अलग करके लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो जड़ से भी हो रहा है जनन होता है, तना से भी होता है, पत्तियों से भी भाग लेते हैं। शकरकंद हो गई, ठीक। लैंगिक जनन क्या होता है बी, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, ठीक। नर और मादा जब मिलते हैं तभी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। रिमार्क के लिए देखो टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन, पुरुष में गौड़ लैंगिक लक्षण आता है, जैसे दाढ़ी, मूछ, आवाज़ का भारी होना, ठीक है। पुरुष में जनन क्षमता, ठीक। अगर पूछा जाए पुरुष में जनन क्षमता होती है वो 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और आजीवन रहती है, जबकि महिलाओं में जनन क्षमता 12 वर्ष की आयु से होती है और 50 वर्ष की अवस्था के बाद क्या होती है, समाप्त हो जाती है। पुरुषों में जनन क्षमता जो होती है वो आजीवन रहती है। नोड क्या होता है, नोनाक्सिनल जो होती है नो, ठीक है, नामक दवा, ठीक है, स्पर्म यानी शुक्राणु को मार डालता है। जो नोनाक्सिनल 9 नामक जो दवाई होती है ये क्या करती है, शुक्राणु को मारने का कार्य करती है। मादा जननांग, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मादा में वैसा अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे मादा जननांग कहते हैं। जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं अंगों को क्या कहते हैं, मादा जननांग कहते हैं। जैसे अंडाशय, ओवरी, ठीक है। तो अंडाशय प्राथमिक मादा जननांग है, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओवरियाँ देखो जो ओवरी होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका मुख्य कार्य जो होता है अंडा का निर्माण करना होता है। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। देखो एस्ट्रोजन निकलता है, यह हार्मोन मस्तिष्क चक्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भधारण में सहायक होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है यह हार्मोन प्रसव यानी कि डिलीवरी के लिए सहायक होता है। इसे यूटेरस के मार्ग को क्या करता है, चौड़ा कर देता है, जिससे क्या होता है, बेबी बाहर आता है। अंडवाहिनी देखते हैं, ठीक है। तो अंडवाहिनी देखो ओविडक्ट क्या होती है, ओविडक्ट जो है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ओविडक्ट क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब या लंबी नली ट्यूब के समान रचना होती है। नली देखो, नली जो होती है ट्यूब के समान संरचना होती है। ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है, ठीक है। जो ओवरी होती है उसको यूटेरस से जोड़ती है। निषेचन जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है तो अंडवाहिनी में होती है, ठीक। यूट्रस देखो गर्भाशय जो होता है भ्रूण का विकास यानी कि यूट्रस में होता है, ठीक है, यूट्रस में होता है। यूट्रस का आकार थैली के समान होता है, एक थैली के समान संरचना होती है। यूट्रस में बनने वाला भ्रूण जो बच्चा का सबसे पहला हृदय बनता है। अगर पूछा जाए बच्चे का सबसे पहले शरीर के किस अंग का निर्माण होता है, सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है। यूट्रस के अंदर भ्रूण बच्चा यानी कि इम्यूटिक, ठीक है, इम्यूटिक जो सैक होता है नामक झिल्ली से क्या होता है, ढका हुआ होता है। भ्रूण को भोजन जो होता है वो गर्भनाल यानी कि जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा मिलता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में जो आयरन, जो लोहा तथा कैल्शियम की कमी होती है। देखो महिलाओं में क्या आप गर्भावस्था के दौरान आप आयरन और कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। ये देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है ये जो है तो ये मादा जननांग है। मादा जननांग देखिए ये 2 ओवरियां हैं, ठीक है। ये आपका यूट्रस गर्भाशय गुहा है। ये ऊपर जो देख रहे हैं इसको गर्भाशय फंडक कहेंगे। ये जो नली संरचना है इसको अंडवाहिनी कहेंगे। ये जो फूला हुआ भाग है इसको जो पतला भाग है इसको इस्थमस कहते हैं। जो फूला भाग है उसको एम्पुला कहते हैं, ठीक है। ये आपकी फिवरी हुई हैं, उंगलियों जैसे संरचना होती है इसको फिवरी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है देखिए इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। पहला है एंडोमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, तीसरा है पेरीमेट्रियम। और ये क्या होती है, योनि होती है। ये कौन सा भाग है, इसको गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहा जाता है। ओके, अब देखो नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। जो नर युग्मक होता है उसको शुक्राणु कहते हैं। वे ही शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है, ठीक है। जो पूंछ नहीं होगी तो गति नहीं करेंगे, वो पहले ही मर जाएंगे। तो जिनकी पूंछ होती है वही क्या करते हैं, जो है वो जनन क्रिया में भाग लेते हैं। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़ी क्या होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
मादा युग्मक को अंडाणु यानी कि ओवम कहते हैं। अंडाणु का आकार स्पर्म से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अंडाणु गोलाकार का होता है। इसमें भी कितने 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए बिंदु देखते हैं, अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अंडाणु का जो बाहरी आवरण होता है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोना प्लेसोडा कहते हैं। ठीक है, जो जिसे क्या कहा जाता है, जोना प्लेसोडा कहा जाता है। इसका देखिए डायग्राम देख लेते हैं। देखो डायग्राम देखो, ये जो आपका दिख रहा है ये न्यूक्लियस दिख रहा है सबसे बीच में। ठीक है, ये आपका जोना प्लेसोडा दिख रहा है, ये बाहरी जो है ये है क्या, ओवम है। और ये आपका क्या दिख रहा है, देखो ये जो आपका दिख रहा है ये आपका जो है एग है। ठीक है, इसके पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका फेलिकल सेल ऑफ कोरोना रेडियोटा है। ओके, ये आपका क्या है, देखो साइटोप्लाज्म आपका दिया हुआ है। और फिर ये देखो स्पर्म है। ठीक, स्पर्म के 3 भाग होते हैं। ये आपका देखो, इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और आपका क्या पाया जाता है, मिडी पीस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्रोसोम जो आगे का भाग होता है, पीछे क्या पाई जाती है, आपकी पुछ पाई जाती है। तो इसमें देखो ये आपका स्पर्म दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है, एग दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हैं उसके पार्ट हो गए। अब हम लोग समझते हैं नर जननांग क्या होता है। नर के शरीर का वह भाग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे नर जननांग कहते हैं। ये आपका नर जननांग का चित्र हो गया, डायग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, शुक्राशय होता है। ये आपका प्यूबिक बोन हो गई, ये दी हुई है, इसको मूत्राशय कहेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका, ये मूत्राशय है। ये मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा है। ये सॉफ्ट है आपका दिया हुआ है, इसको सिसिन कहते हैं। जो ये उभरा हुआ भाग है इसको ग्लास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, यूरेथ्रा का ओपनिंग होती है यानी कि मूत्राशय का छिद्र होता है। ये आपका वृषण कोष है। वृषण कोष के अंदर क्या होती हैं, आपकी टेस्टिस होती हैं। ये स्प्रिंग जैसी संरचना होती है, इसको अधिवृषण कहा जाता है। ये आपकी शुक्रवाहिनियाँ हैं। ये गुदा है जहाँ से मल जो होता है उसका त्याग किया जाता है। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये आपका क्या है, रेक्टम दिया हुआ है। सबसे पहले वृषण समझते हैं क्या होता है, टेस्टिस क्या होती है। ठीक है, तो इसकी संख्या 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है। इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु को टेस्टेरोन का निर्माण करना। टेस्टेरोन उत्तेजना पैदा करता है। शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। अधिवृषण क्या होता है, एपिडाइमिस क्या होता है, यह वृषण से जुड़ा हुआ रहता है। इसका कार्य परिपक्व शुक्राणु को संचित करना होता है। शुक्रवाहिनियाँ क्या होती हैं, शुक्रवाहिनियाँ देख लेते हैं। देखो शुक्रवाहिका क्या होती है, वास्ट डिफरेंस और स्पर्म मैचुरेशन क्या होता है, यह पतला नस होती है। ठीक है, जिसके मध्य क्या होता है, शुक्राणु यानी कि सिसिन जो पेनिस होता है तक पहुंचती हैं। सिसिन पेनिस क्या होता है, यह बाह्य जननांग होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना। ठीक है, अब देखिए इसके डायग्राम दिए हुए हैं, 2 टेस्टिस दी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए दो टेस्टिस दी हुई हैं। ठीक है, ये टेस्टिस हो गई, ये एपिडाइमिस हो गई, जो स्प्रिंग संरचना हो गई, अधिवृषण हो गई, ये क्या हो गई आपकी वास्ट डिफरेंसिया हो गई। ठीक है, वास्ट डिफरेंसिया हो गई। अब निषेचन देखते हैं। तो निषेचन देखिए, नर युग्मक जो होता है गैमेट का मादा युग्मक से मिलना क्या कहता है, निषेचन। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगर पूछा जाए निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन के बाद, ठीक, निषेचन के बाद मादा युग्मक जो जाइगोट का निर्माण होता है और युग्मज थोड़ा विकसित होने के बाद क्या होता है, भ्रूण बन जाता है। भ्रूण का विकास कहाँ होगा, यूट्रस में होता है। गर्भाधारण जब होता है तो उसके बाद क्या होता है, मासिक चक्र की प्रोसेस क्या होती है, रुक जाती है। ऐसे हर मंथली क्या होता है, मासिक धर्म आता है। ठीक, मेल गैमेट क्या होते हैं, स्पर्म। देखो स्पर्म हो गया और ये फीमेल हो गया, तो दोनों क्या हुए, मिले तो बना युग्मनज यानी कि जाइगोट एफटी बना। जाइगोट के बाद यूट्रस एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो का जो विकास होता है यूट्रस में होता है। उसके बाद क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट देखो, पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, बेबी बनता है, बेबी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे 7वें महीने में हम लोग 6ठे महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो क्या फीटस का टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं जुड़वा बच्चे। देखो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, तो जुड़वा बच्चे का हम लोग देख लेते हैं। तो जुड़वा बच्चे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, यानी कि वन ओवम होता है, 1 स्पर्म होता है। ठीक, कुछ दिन के बाद क्या होता है, टूट कर 2 भागों में बट जाता है। पहले एक स्पर्म होगा और एक क्या होगा, आपका ओवम होगा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, टूट कर ये बट जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें देखो सेक्स डीएनए यानी कि फेस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। डीएनए की दोनों जो फेस होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, अलग अलग। इनके जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो अलग होते हैं और फेस कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें देखो मोनोजाइगोटिक,
ठीक, ये क्या कहलाते हैं, मोनोजाइगोटिक कहते हैं इनको। इसकी संख्या बहुत कम यानी कि 1/3 होती है। ठीक है, फिर आपका जो फेर्टेनल होता है उसमें क्या होता है, 2 स्पर्म होता है। इसमें क्या होता है, 2 ओम होते हैं, 2 स्पर्म होते हैं। इसमें सेक्स डीएनए फेस भी सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें सेम हो रहे हैं पर इसमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें देखो जो डाइजोटिक कहते हैं इसकी संख्या बहुत अधिक होती है यानी कि 2 से 3/3 होती है। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में भी देख लेते हैं क्या होता है, परकनली शिशु। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में भी देख लेते हैं, जैसे आईवीएफ, देखो शॉर्ट की वीडियो पड़ी हुई है, आईवीएफ आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ना कराकर बाहर परकनली में कराई जाती है। ठीक है, निषेचन शरीर के अंदर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। और फिर निषेचित अंडे को जब बाहर अंडा निषेचित हो गया तो उसके बाद क्या क्या जो जाइगोट हो गया उसको माता के गर्भाशय में प्रवेश किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आईवीएफ की दी हुई है, इसमें क्या हुआ, एग कलेक्शन लिया। ठीक है, क्या किया, एग कलेक्शन लिया गया, फिर उसमें क्या हुआ, बाहर निषेचन करा लिया गया। बाहर देखिए निषेचन करा, स्पर्म और एग का करा लिया गया, उसके बाद एम्ब्रियो बना, उसका ट्रांसफ़र किया गया यहाँ से यूट्रस में आया। ठीक है, यूट्रस देखो एम्ब्रियो में आया, फिर यहाँ पे जाकर के करा लिया गया। तो इसका विकास जहाँ होता है मादा के शरीर में होता है, पर निषेचन कहाँ होता है, बाहर होता है। ठीक है, विश्व में जो पहली महिला, ठीक है, विश्व में अगर पूछा जाए विश्व में पहली परखनली शिशु 15 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन हुई थी। ठीक है, सबसे पहली महिला जो हुई थी लुई ब्राउन ने टेस्ट ट्यूब कराया था। भारत में पहली परखनली शिशु 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई थी। ठीक, कौन हुई थी, इंदिरा हुई थी। और सोरेगेट मदर क्या होती हैं, इसको देख लेते हैं। जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को आईवीएफ तकनीक द्वारा अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला सोरेगेट मदर कहलाती है। ठीक है, सोरेगेट मदर का मतलब होता है जब कोई महिला किसी के दूसरे बच्चे को अपने गर्भ में पालती है तो यह क्या कहलाती है, सोरेगेट मदर कहलाती है। बंध्याकरण क्या होता है, बंध्याकरण जिसको नसबंदी कहा जाता है, तो नसबंदी समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो देखिए नसबंदी जो वास्कटोमी होती है, पुरुष में नसबंदी को वसेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंस जो होती हैं, जो शुक्राणु नलिका होती है, इनको काट दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, इसमें मादा नलबंदी होती है यानी कि ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, मादा की जो अंडाशय नली होती हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, काट, फैलोपियन जो ट्यूब होती है इनको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो जब एक बार नली कट जाती है तो कोई देखो पाइपलाइन तो है नहीं कि बार बार जोड़ दोगे कि काट दिया कुछ दिन के बाद जोड़ा, ऐसा नहीं। जब कट जाती है तो इसके में स्पर्म और एग आने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल 0.1 के बराबर रह जाते हैं। तो इसमें कब दोबारा क्या होता है, आप इससे बेबी नहीं होने की, बिल्कुल ना होने की संभावना हो जाती है। हेस्टेरोटॉमी, देखो जब पूरा यूट्रस को काट कर, हेस्टेरोटॉमी का मतलब क्या होता है, जब पूरा यूट्रस ही निकाल दिया जाता है, इसको हेस्टेरोटॉमी कहते हैं। ठीक है, एमेनियोसेप्टेसिस क्या होता है, किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना। ठीक है, एमेनियोसेप्टेसिस मतलब किसी भी भ्रूण जो होता है उसके लिंग, सेक्स कौन सा है, मादा है या नर है, तो उसका पता लगाना, लड़का है या लड़की है, उसे ही इम्यूनोसेप्टिस कहते हैं। यह कानूनी रूप से क्या है, प्रतिबंधित है, क्योंकि इसका जो होता था बहुत ही गलत उपयोग लोग उठाते थे। इससे क्या हो गया कि लड़कियों की जनसंख्या बिल्कुल कम हो गई थी, जिसके द्वारा क्या किया गया था, इस पर प्रतिबंध लगाया गया पूरी तरीके से, पर पूरी तरीके से अभी तक ये बंद नहीं हो पाया है। तो ये हम लोग के 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।